वीएस कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो पढ़ा था वो गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम सब मिलकर जो अध्ययन करेंगे वो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और समाज के बारे में जानेंगे। लेकिन समाज को जानने से पहले अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट कि गुप्त वंश ने किस प्रकार से सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त की थी। संस्कृति के अंतर्गत क्या इतिहास रचा गुप्त वंश ने, उनके बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बात की जाती है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, तो हमें पता चलता है कि ये किस धर्म को मानते थे। धर्म को लेकर यदि बात की जाए तो ये वैदिक धर्म को मानते थे। इसका मतलब यही नहीं है कि ये वैदिक धर्म को ही मानते थे, इन्होंने अन्य धर्मों को भी आश्रय दिया था, जैसे बौद्ध और जैन धर्म को दिया था। और यदि बात कर ले आगे, यदि इनकी उपलब्धियों के बारे में जाने स्टूडेंट, तो इन्होंने कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त ने क्या करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न करवाए थे। तो स्टूडेंट मैं इन सारी बातों को वन बाय वन करके एक एक बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान यहीं देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो मैंने बात की धर्म को लेकर के बात की थी, तो धर्म ये वैदिक धर्म को मानते थे। इसके बाद यदि बात करूं मैं स्टूडेंट, ये इसका मतलब यही नहीं है वैदिक धर्म को मानते थे, इन्होंने अन्य धर्म को भी आश्रय दिया था, आश्रय दिया था। जैसे यदि बात करूं तो बौद्ध और जैन धर्म। कहने का तात्पर्य यह हुआ स्टूडेंट कि आज भी अपन बात करें भारत देश के अंदर, तो भारत सर्वधर्म संपन्न देश है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। आप चाहो तो हिंदू धर्म को मानो, आप चाहो तो बौद्ध धर्म को मानो, और आप चाहो तो मुस्लिम धर्म को मानो, किसी भी धर्म को भारत देश के अंदर मान सकते हैं। तो ऐसा ही था गुप्त काल के अंदर। जो गुप्त वंश के शासक थे वो वैदिक धर्म को मानते थे, और उनका मतलब ये है कि सब वैदिक धर्म को मानो, बौद्ध को भी मान सकते हैं, जैन धर्म को भी मान सकते हैं। आगे यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और स्टूडेंट यदि आगे नेक्स्ट बात करें तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान आता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मैंने आपको बताया चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान आया था। अब देखो जो चीनी यात्री फाहियान है ये एक विदेशी है, वो विदेशी जो यात्री फाहियान है वो किसके बारे में लिख रहा है, भारत के साम्राज्य के बारे में लिखेगा। और ये क्या क्या बात लिखता है, देखो ये पहली बात जो लिखता है वो कहता है कि यहाँ का जो साम्राज्य है वो बहुत ही सुशासित है। कहने का मतलब अच्छा साम्राज्य यहाँ का साम्राज्य सुशासित है। जब यह साम्राज्य सुशासित होगा, अच्छा राजा होगा, तो वैसी प्रजा होगी। और जब इस तरीके का साम्राज्य होगा गुप्त वंश के अंतर्गत, तो वहाँ अपराध नहीं होंगे ना, बिल्कुल। तो इसने दूसरी बात लिखी है, यहाँ अपराध
तो बिल्कुल नाम मात्र के लिए होते हैं, नाम मात्र के लिए होते हैं। तीसरी जो बात लिखता है फाहियान, वो तीसरी बात ये लिखता है कि यहाँ का जो शासक है वो जनता से कर बहुत ही कम लेता है। यहाँ का शासक, यहाँ का खां का गुप्त वंश का, यहाँ का शासक जनता से कर बहुत ही कम लेता है। इस तरीके की बातें कौन लिखता है? चीनी यात्री फाहियान लिख रहा है। अगली जो नेक्स्ट बात करें, चीनी यात्री ने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ की राजकाज की भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। किसमें काम होता है? तो सबसे पहले जो भाषा आई थी वो संस्कृत आई थी, और सभी भाषाओं की ये क्या कहलाती है? जननी कहलाती है। इसके बाद और एक बात यदि अपन जाने तो चीनी यात्री ने ये भी लिखा है कि यहाँ के लोग क्या नहीं लगाते हैं? घरों में ताले नहीं लगाते हैं, क्योंकि अपराध होते ही नहीं है, तो ताले क्यों लगाएंगे? ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ के लोग क्या नहीं लगाते थे? घरों में ताले नहीं लगाते थे। आगे यदि बात करें, मैंने जब बात आपसे की थी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे बात की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में नवरत्नों को लेकर मैंने बात की थी थोड़ी सी। तो अब बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत ही कालिदास। तो कालिदास ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। और मेघदूतम, ये किसने लिखे हैं? कालिदास ने। आगे यदि बात करें स्टूडेंट, एक आधा शुद्रक, जिसका जो है वो है मृक्ष कंटिकम। एक बात करते हैं विशाख दत्त। जो विशाख दत्त की जो पुस्तक है वो है, विशाख दत्त की यदि बात करें तो मुद्रा राक्षस। वैसे तो कालिदास ने और भी लिखे हैं, कुमार संभवम, विक्रमो वर्षनियम, ये नाटक लिखे हैं कालिदास ने। लेकिन आपकी जो किताब में दे रखी हैं, दो ही बातें दे रखी हैं कालिदास के बारे में। नेक्स्ट यदि बात करें, जो आर्यभट्ट, बराहमीर, बराहमीर और ब्रह्मगुप्त ने सबसे ज़्यादा ये योगदान दिया था वो गणित और ज्योतिर्विज्ञान में। तो आर्यभट्ट, बराहमीर और ब्रह्मगुप्त ने गणित और ज्योतिर्विज्ञान में सर्वाधिक महत्व दिया था। तो स्टूडेंट, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे यदि मैं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में यदि बात करूं तो दशमलव जो प्रणाली का जो विकास हुआ था वो गुप्त वंश के ही अंतर्गत हुआ था। दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त वंश के अंतर्गत हुआ था।
जो दशमलव प्रणाली है इसको अरबों के द्वारा यूरोप में भेजा गया था। दशमलव प्रणाली को अरबों के द्वारा स्टूडेंट यूरोप तक पहुंचाया गया। आगे यदि नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, तो हमें पता चलता है कि चित्रकला, धातुकला और जो मैंने बात की थी अभी, चित्रकला, धातुकला और वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला और वास्तुकला। चित्रकला, धातुकला और वास्तुकला में इनका सर्वाधिक योगदान रहा है गुप्त वंश के शासकों का। नेक्स्ट यदि बात करें तो कुछ उदाहरण भी मिले हैं, जैसे दिल्ली से लोहा स्तंभ, जो आज भी वर्तमान में दिल्ली के लोहे स्तंभ में जंग नहीं लगी है। ऐसा लोहा मिलता था पहले के समय में। और यदि बात करें एक जो 80 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति है, किसकी है स्टूडेंट? तांबे की मूर्ति। वो कहाँ से मिली है? नालंदा से। तो नालंदा से 80 फीट ऊंची किसकी है? तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। और एक सुल्तानगंज से 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली। जो ये नालंदा से 80 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये किसकी है? बुद्ध की। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ खत्म होती हैं। आगे जो नेक्स्ट बात करेंगे गुप्तों के समाज को लेकर बात करेंगे। तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा अभी गुप्तों का समाज। तो स्टूडेंट अपन बात करेंगे गुप्तों के समाज के बारे में। तो सबसे पहले अपन को जानना होगा कि जो गुप्तकालीन समाज था उसका आधार क्या था? समाज का वर्गीकरण का। तो स्टूडेंट गुप्तकालीन समाज का वर्गीकरण गुप्तकालीन समाज का यदि वर्गीकरण की बात करें तो किस आधार पर गुप्तकालीन समाज को वर्गों में बांटा गया था? यदि बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि गुप्त काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, तो गुप्त काल में जो समाज का वर्गीकरण था वो किसके आधार पर था? वर्ण के आधार पर था। किसके आधार पर था? वर्ण के आधार पर था। नेकी किसके आधार पर? कर्म और गुण के आधार पर नहीं था। समाज का वर्गीकरण किसके आधार पर था स्टूडेंट? वर्ण के आधार पर। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति जिस वर्ण के अंतर्गत जन्म ले लेता था तो वो चाहे कितना भी अच्छा कर्म कर ले, कैसे भी उसके अंदर गुण हो, लेकिन वो जिस वर्ण का है वो उसी वर्ण का रहेगा। तो गुप्तकालीन जो समाज का वर्गीकरण किया गया था वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया गया। किस व्यवस्था के आधार पर? वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया। तो समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर
4 भागों में डिवाइडेशन किया गया। पहले की बात करें तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा जो वर्ण था वो वैश्य था, और चौथे वर्ण की बात करें तो वो था शूद्र। तो स्टूडेंट अब एक एक के बारे में अपन बात करेंगे कि ब्राह्मणों का क्या कार्य था। कार्य, इनके लिए काम सौंपा गया था ब्राह्मणों के लिए अध्ययन अध्यापन कराना, अध्ययन और अध्यापन करवाना। कहने का मतलब स्टूडेंट जो ब्राह्मण थे वो अध्ययन कराएंगे और अध्यापन कराएंगे, और यज्ञ व दान, इतना बस ब्राह्मणों का कार्य था। क्षत्रियों का जो कार्य सौंप दिया गया था गुप्त वंश के अंतर्गत, इन्होंने से कह दिया कि तुम देश की क्या करेंगे, सुरक्षा, देश की सुरक्षा। अगले यदि वैश्य की बात करें तो वैश्यों के लिए कहा गया था तुम क्या करेंगे, इस जो देश है इसके लिए व्यापार और वाणिज्य करेंगे, व्यापार और वाणिज्य का कार्य, व्यापार और वाणिज्य का कार्य संपन्न करेंगे। इसके बाद शूद्र की बात करते हैं। तो शूद्र के लिए जो कार्य दिया गया था वो कार्य था कि आप इन अन्य जो 3 हैं इनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। तो इस तरीक़ा से हमारा जो गुप्तकालीन समाज था उसको 4 वर्णों में बांट दिया गया था, और चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें लेकिन जिस वर्ण के अंतर्गत इन्होंने जन्म लिया है वो उसी वर्ण का कहलाएगा था। वर्ण व्यवस्था, समाज का वर्गीकरण, समाज का वर्गीकरण, जन समाज का वर्गीकरण गुण व कर्म न हो करके वर्ण था। कहने का तात्पर्य जो समाज का वर्गीकरण किया था वो गुण व कर्म न हो करके क्या था, वर्ण था। वर्ण के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। यदि बात करें, बताया जाता है कि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा के मुख से बताई जाती है कि ब्रह्मा जो पैदा हुआ है, जो ब्रह्मा किसके मुख, जो ब्राह्मण पैदा हुआ वो किसके मुख से हुआ है स्टूडेंट, ब्राह्मण के मुख से। जो ब्राह्मण पैदा हुआ है वो किसके मुख से हुआ है, ब्रह्मा के मुख से। क्षत्रियों की जो उत्पत्ति बताई जाती है वो ब्रह्मा की भुजाओं से बताई जाती है, और वैश्य की ब्रह्मा की जंघाओं से बताई जाती है, और शूद्र की जो उत्पत्ति बताई जाती है वो किससे, ब्रह्मा के चरणों से बताई जाती है। आगे यदि बात करें स्टूडेंट, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनके अंतर्गत महिलाओं की, या अपन कह सकते हैं जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनके अंतर्गत पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। और इस समय स्टूडेंट स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। गुप्तकालीन जो समाज था उसके अंतर्गत स्त्री शिक्षा का भी क्या था स्टूडेंट, प्रचलन था। स्त्री शिक्षा के साथ साथ पर्दा प्रथा भी नहीं थी। तो स्टूडेंट आगे की जो बात करें समाज के बारे में, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था
और जो नेक्स्ट बात की जाए समाज के बारे में, तो पर्दा प्रथा भी नहीं थी। कहने का मतलब जो स्त्रियां होती हैं वो घूंघट करती हैं ना, कुछ स्त्रियां उस गुप्त समय के अंदर बिल्कुल पर्दा प्रथा नहीं थी। आगे यदि बात करें तो गुप्तकालीन समाज के अंतर्गत स्टूडेंट जो विवाहों के प्रकार थे वो 8 प्रकार के विवाह थे। गुप्त काल के अंतर्गत जो विवाह प्रचलन में थे, विवाह प्रचलन में थे, वे 8 प्रकार के थे, जिनमें से प्रमुख रूप से जैसे स्वयंवर, जिनमें से प्रमुख रूप से जो विवाह आता है वो स्वयंवर। कहने का मतलब इसके अंदर स्वयंवर जो विवाह होता था, इसमें कौन होती थी? महिला होती थी। वो अपना क्या चुनती थी? वर चुनती थी अपनी इच्छा के अनुसार। जिस तरीका से सीता ने कौन चुना था? राम चुना था। गंधर्व विवाह हुआ करते थे। आगे यदि बात करें तो एक कायस्थ वर्ग था। कायस्थ वर्ग, जो एक कायस्थ वर्ग था, आगे चलकर जाति के रूप में उभरा था। किसके रूप में उभरा था? आगे चलकर जाति के रूप में उभरा था। नेक्स्ट और जो अंतिम बात की जाती है गुप्तकालीन समाज के बारे में। जब पति की मृत्यु होने के बाद या किसी स्त्री के क्या नहीं होता था? पुत्र अभाव होता था, मतलब पुत्र नहीं होता था। पति की मृत्यु होने के बाद या पुत्र अभाव में संपत्ति पर अधिकार उसकी पत्नी का होता था। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, अपन का गुप्तकालीन समाज भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें।